हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुरू कर लेते फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को सही बाजार देना जरूरी है। किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। पीएम ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा और गांव विकास की ओर बढ़ेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती के साथ मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा ध्यान है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली स्थित एम्स में काम करने वाली पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर उनकी सराहना की है। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सच्चे नायक हैं। हर घड़ी पर हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। अनिल विज ने कहा कि आज भी उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई है ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। विज ने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि कोई विपक्ष के दुष्प्रचार में न आए और आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग कोविन 2.0 पोर्टल के जरिए कहीं भी कभी भी रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोविन 2.0 को लेकर पूरा गाइडेंस नोट भी जारी कर दिया है। सरकार ने टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए cowin.government.in पोर्टल ओपन किया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के इस चरण के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपये प्रति खुराक तय की है, जिसमें 100 रुपये सर्विस चार्ज हैं। टीकाकरण का दूसरा चरण अगले 6 हफ्तों तक चलेगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए 20 गंभीर बीमारियों की पहचान की है, जिसके 45 साल से ज्यादा उम्र वाले मरीज इस चरण में टीका लगवा सकेंगे। सोनीपत के जिला अस्पताल में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। आईडी कार्ड के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इस दौरान 75 साल के बुजुर्ग जिले सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उकलाना में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान कुछ लापरवाही भी देखने को मिली। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर ही अस्पताल के कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। टीकाकरण के लिए आए लोग भी टीकाकरण केंद्र के अंदर बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से सख्त निर्देश देने के बाद भी उकलाना के सिविल अस्पताल में इसका असर नहीं दिखाई दिया। सिविल अस्पताल उकलाना के डॉक्टर अंकित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना के सिविल अस्पताल में टीकाकरण का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए यहां पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।
वहीं अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही पर डॉक्टर अंकित ने कहा कि उकलाना का टीकाकरण का कार्यभार डॉक्टर नरेंद्र देखते हैं और यहां पर जो लोग बिना मास्क के दिखाई दिए उनको भी हिदायत दी जाएगी। फतेहाबाद में भी दूसरे चरण के दौरान लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान 60 साल के ज्यादा के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। फतेहाबाद में सुबह से ही बुजुर्गों का पहुंचना शुरू हो गया था और इसी के साथ टीकाकरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनीता जोशी ने बताया कि कोरोना टीकाकरण का दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है और लगातार पात्र टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ही बेफिक्र हो गए हैं। कोरोना कहर कम होने के बाद लोग जैसे मास्क लगाना तो बिल्कुल ही भूलते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो जैसे लोगों को याद ही नहीं। इस लापरवाही की वजह से प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत में 57 दिन बाद 21 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 174 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 56 और करनाल में 12 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत और पंचकुला में 10-10 नए केस सामने आए हैं। अंबाला से 21 और कुरुक्षेत्र से 20 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3048 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,70,784 केस सामने आए हैं और वहीं एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में आज से पहली से दूसरी तक की क्लासें शुरू हो गई हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये कक्षाएं चली। इस दौरान बच्चों की माता पिता का सहमति पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। गुरुग्राम में भी पहली और दूसरी कक्षा को शुरू कर दिया गया है। इस दौरान स्कूलों में सुरक्षा और एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को स्कूलों में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। गुरुग्राम के शिवाजी नगर स्थित स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए टीचर्स की ओर से बच्चों को जानकारी दी जा रही है। बड़ी कक्षाओं के साथ साथ प्रदेश भर में सोमवार से पहली और दूसरी की कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गई हैं, जिसमें छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से पहले स्कूल प्रमुख को एक सहमति पत्र सबमिट करना अनिवार्य है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 96 दिन भी जारी है। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। कृषि आंदोलन के तहत ढांसा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लंबा चलाने के मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं। होली आने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों ने आंदोलन स्थल पर अभी से ही होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन स्थल पर होली धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए होलिका दहन को भी लेकर लकड़ियां एकत्र की जा रही हैं। होली की तैयारियों को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक यहां बैठने का मन बना चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो आंदोलन स्थल पर अपने ही सभी पारंपरिक त्योहार मनाएंगे। सातरोल खाप की ओर से लिए गए फैसले का असर नारनौंद में दिखना शुरू हो गया है। बता दें कि सातरोल खाप ने 1 मार्च से दूध के दाम 100 रुपए प्रति किलो करने का फैसला किया था, जिसके बाद सोमवार को नारनौल क्षेत्र में एक डेयरी संचालक ने बताया कि मेरे पास वीटा प्लांट वाले दूध लेने के लिए आए थे। मैंने अपना दूध उनको 100 रुपए किलो से कम बेचने से मना कर दिया। डेयरी संचालकों का कहना है कि वो आम जनता को पहले के दामों में ही दूध बेचेंगे। वहीं सातरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहार ने कहा कि पहले दिन बिना जुला असर देखने को मिला। कुछ किसानों को पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने दूध को पहले वाले दामों पर बेचा है। सातरोल खाप के प्रधान ने कहा कि हम हर गांव में बुनियादी करवा देंगे, ताकि आगे से कोई भी किसान मिल्क प्लांट को 100 रुपए से कम कीमत पर दूध न दे। मार्च महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने महंगाई को झटका दिया है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़कर 819 रुपए हो गई है। बता दें कि पिछले 1 महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। पिछले महीने 3 बार में रसोई गैस की कीमत 100 रुपए तक बढ़ चुकी थी। पिछले 4 फरवरी को दाम 25 रुपए, फिर 14 फरवरी को 50 रुपए और 25 रुपए की अब बढ़त हो चुकी है।
वहीं दिसंबर से अब तक रसोई गैस की कीमत में 225 रुपए की बढ़त हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सोमवार को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। महज 3 दिन पहले कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और हफ्ते भर के भीतर 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। अब 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 794 से बढ़कर 819 रुपए हो गई है। हरियाणा सरकार के बजट से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कई मांगे रखी। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन की ओर से सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेजा गया है। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवाने के लिए अच्छे पैकेज देने पड़ेंगे। पैकेज अच्छे होंगे तो हमारे डॉक्टर गांव में भी जाने को तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों को विशेष कैंप लगाकर जागरूक किया गया। नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में लगाए गए इस कैंप में रेहड़ी फड़ी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जानकारी दी गई कि किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले इस रोजगार का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी संख्या में पहुंचे महिलाओं समेत लोगों ने इसकी जानकारी हासिल की और लोन के लिए आवेदन किया। इस योजना के तहत अब तक 1,000 लोगों तक ये लोन उपलब्ध करवाया जा चुका है और करीब 250 आवेदकों को ये लोन मिलने जा रहा है। सोनीपत शहर में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी किया गया था, लेकिन कैमरे लगने के बाद बार बार कैमरे खराब हो रहे हैं और इसी की मेंटेनेंस का काम नगर निगम ने विभाग को दिया था, लेकिन बीएसएनएल की ओर से उचित ढंग से रखरखाव न किए जाने पर नगर निगम सोनीपत ने बीएसएनएल को नोटिस भेजा है और बीएसएनएल के टेंडर को रद्द करने की बात कही गई है। नगर निगम की ओर से लगाए गए 195 सीसीटीवी में से 22 सीसीटीवी बंद पड़े हैं, जिनमें प्रमुख चौक शामिल हैं और वही मेंटेनेंस का काम कर रहे बीपीएल के अधिकारियों ने बीएसएनएल के अधिकारियों का आरोप है कि मेंटेनेंस का करीब 30 लाख रुपए का बिल भुगतान नगर निगम की ओर से नहीं किया गया है। बिल के भुगतान के बिना इतने महंगे कैमरों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। गोहाना बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों की मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को लंबे रूटों के साथ साथ लोकल रूटों पर भी चलाया जाए। वही कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत बसों के लंबे रूट तय किए हुए हैं, जिनमें महीने में 9,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बसों को ज्यादा चलाकर कम ही दिनों में टारगेट पूरा कर दिया जाता है और बसों को खड़ा कर दिया जाता है। इन बसों की कमी के चलते यात्रियों को कमी होने लगती है, जिसके चलते कर्मचारियों ने बसों को लंबे रूटों के साथ लोकल रूटों पर भी चलाने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर जाने से पीछे भी नहीं हटेंगे। फतेहाबाद में एक नौकर ने दुकानदार पर हमला कर दिया। दुकानदार का कहना कि उसके और नौकर के बीच हल्की सी कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौकर ने दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, नौकर अपने साथियों को लेकर दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार को धमकी दी। पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके साथ ही दुकानदार ने घटना की पूरी सूचना पुलिस को दी और नौकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट के बाद बिजली कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के एसडीओ समेत अन्य कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो 2 बार डीएसपी और एसएचओ से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भिवानी के जोहड़ी मार्ग पर करीब 1 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण यहां रहने वाले लोगों का रहना दूभर हो गया है। इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है।
वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सड़क जाम करेंगे। जोहड़ी मार्ग स्थित सीवर ओवरफ्लो होने से यहां की सड़क पर और गलियों में सीवरेज का बदबूदार पानी भर गया है। सीवरेज ओवरफ्लो होने से न केवल हादसा होने का अंदेशा रहता, बल्कि सड़कों और नालियों में पानी खड़ा होने के कारण यहां बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विभाग और जिला प्रशासन से इस समस्या के जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। भिवानी जिले के गांव ढाणा लाडनपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। मृतक की पहचान ढाणा निवासी 55 साल के हरि सिंह के रूप में हुई है, जो कि लकवाग्रस्त बताया गया। जीआरपी पुलिस एसआई सुशील ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भिवानी खेड़ा और सुमरा खेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 45 साल के शख्स की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस निरीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। टोहाना हिसार रोड पर जानलेवा हथियारों के साथ राहगीरों को लूटने की कोशिश करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा के अलग अलग जिले सोनीपत, भिवानी और हिसार के रहने वाले हैं, जो कि जिला फतेहाबाद में आकर अपराध करने की फिराक में थे। फतेहाबाद के गांव अहरवा में रविवार देर रात एक पिकअप और कार की टक्कर हो गई। इस दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार 2 युवक मलकीत और गुरमीत ने बताया कि उनकी सगाई थी और वो सगाई कर घर वापस आ रहे थे। जब उनकी गाड़ी गांव अहरवा के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक पिकअप से उनकी टक्कर हो गई। गोहाना महम रोड पर सीवर लाइन मेंटेनेंस का काम जारी है, जिसके चलते सड़क को खोदा गया है और रास्ते से गुजरने वाले लोगों का जाम से बुरा हाल है। खुदाई के चलते रास्ते में भी गड्ढे हो गए हैं। वाहन के साथ साथ लोगों का पैदल चलना भी मुहाल है। इसके साथ ही दुकानदारों की शिकायत है कि बदहाल रोड के चलते उनका काम धंधा भी चौपट हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से सीवर लाइन को दबाने का काम चल रहा है, जिसके चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रदेश में लगातार बदमाशों का आतंक फैलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बदमाशों में खाकी का कोई डर ही नहीं रहा। इसीलिए बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सोनीपत के ककरोई चौक से सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद लव मैरिज को लेकर था। पुलिस के अनुसार 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी और उसी को लेकर ये झगड़ा हुआ था। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला महम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व सीएम चौटाला ने कहा कि बीजेपी जात पात का जहर फैलाकर सत्ता में आई है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि किसान आंदोलन में 36 बिरादरी का बना हुआ है। इस आंदोलन में सभी जातियों के लोग शामिल हैं। यही नहीं, आंदोलन में कर्मचारी, व्यापारी, कारखाने वाला, दुकानदार और मजदूर समेत सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का कोई भी किसान आंदोलन के चलते अपनी फसलों को बर्बाद न करे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर किसी किसान के पास ज्यादा फसल है तो वो उसे बर्बाद ना करके किसी गरीब या फिर किसी जरूरतमंद को दे दे। दीपेंद्र हुड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि केरल और असम में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। बीते रविवार को राजस्थान के भालेरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोहारू हल्के के सोरेड़ा गांवों के मृतकों को परिवारों को सांत्वना देने के लिए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल उनके घर पहुंचे। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर, कुरुक्षेत्र मार्ग, त्रिवेणी चौक और औरंगाबाद में ओवरलोड वाहन चालकों, कमर्शियल वाहनों, सवारी गाड़ियों और परमिट बस चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम की इस कार्रवाई से सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारियों ने बताया
कि इस सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की समस्या काफी ज्यादा थी और लगातार प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थी। और वहीं कुछ वाहन चालक भी सरकार की ओर से तय नियमों को तोड़ते हुए नजर आए। सड़क से गुजर रहे कमर्शियल वाहन भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। जम्मू में G23 कांग्रेसी नेताओं के गांधी टोपी की जगह भगवा टोपी पहनने पर गृहमंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है। विज ने कहा कि क्या चाहते हैं ये सारी दुनिया जानना चाहती है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। और वहीं प्रदेश में फैल रहे कोरोना मामलों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अब हर दिन जनता दरबार लगने की जगह सिर्फ शनिवार को ही जनता की समस्याएं सुना करेंगे। बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में गृहमंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी का रोना शुरू हो जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल का तजुर्बा है कि जो चुनाव में रोता है वही चुनाव होता है। हरियाणा में ज्वेलर्सों पर बढ़ रही लूटमार की घटनाओं से परेशान ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही घटनाओं में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। ज्वेलर्स ने बताया कि प्रदेश के कई इलाकों में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटनाएं होने के बाद शातिर अपराधी फरार हो जाते हैं। और वही शिकायत के बाद पुलिस भी मामला दर्ज करने के बाद लुटेरों को पकड़ने में असमर्थ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जब ज्वेलर्स अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड तक की जाती है। इस पर विज ने बताया कि रविवार को ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मिले हैं और इन पर जो डकैती की घटनाएं घटी हैं उस पर स्टेट क्राइम ब्यूरो को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं कि एक स्पेशल टीम गठित करके इन सारे मामलों का हल करने की कोशिश की जाए। साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि एसपीजी और डीसी को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस बनाए जाएं। और विज ने कहा कि ज्वेलर से अपील है कि वे भी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। राई हल्के के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 3 महीने से भी ज्यादा समय से किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जिद करके बैठी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर प्राइवेट कंपनियों के पोषण में लगी हुई है। जो सरकार खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है वो खेती को क्या आत्मनिर्भर बनाएगी। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने लाभ में चल रहे सरकारी संस्थानों को बेच दिया। सरकार के इस रवैये से ऐसा लगता है कि वो डंडा चलाने के लिए पुलिस और जनता से कर वसूली के लिए टैक्स विभाग ही रखना चाहती है।